नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम आए हैं कक्षा 10 की समांतर श्रेणियाँ लेकर। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या क्या टर्म्स आएंगी, क्या क्या वर्ड आएंगे। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। देखिए कि क्या है कि हमारे आम जीवन में हम कहीं ना कहीं एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। जब आप छोटी क्लास में पढ़ते थे तो वो पैटर्न आपको आकृतियों के माध्यम से बताया जाता था कि ऐसे कुछ पत्तियाँ लगी हुई हैं, इनमें से पहली में कलर है, फिर तीसरे में कलर है, फिर पांचवें में कलर है। आप बताइए कौन से में कलर होगा, तो आप बता देते सकते थे कि भाई सातवें में कलर है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो पैटर्न चित्रों से हटकर संख्याओं पे आ जाते हैं। जैसे पहली संख्या 101 है, उसके बाद 105 है, उसके बाद 109 है। अब आगे की संख्या बताइए क्या आएगी। यहाँ पहली संख्या 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। आगे की संख्या बताइए क्या होगी। या पहली संख्या 2 है या 1 है, फिर संख्या 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर आगे की संख्या क्या होगी। तो हम देखते हैं कि इसमें एक पैटर्न है, इसमें 4 4 जुड़ रहे हैं तो प्लस के 4 हो रहे हैं। इसमें 2 जुड़ रहे हैं तो इसमें प्लस के 2 हो रहे हैं प्रत्येक पद में। और इसमें दुगना हो रहा है, इसका दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8 और 8 का दुगना 16। तो हर कहीं पे हमको पैटर्न दिखते हैं। कुछ पैटर्न हमारे पकड़ में आ जाते हैं और कुछ पैटर्न पकड़ में नहीं आते। जो चीज़ें पैटर्न में होती हैं या जिसको हम कहते हैं प्रतिरूप, तो उसमें से जो पैटर्न ऐसे होते हैं जिनमें संख्याएं जुड़ती हैं या घटती हैं, समान संख्या जुड़े या घटे, तो उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी की जो सही परिभाषा बनेगी वो ये बनेगी, समांतर श्रेणी इंग्लिश में बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कहीं कहीं पे आपको ये वर्ड मिलेगा ए पी। क्या होती है? एक समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या जिसे हम बाद में डी कहेंगे, संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। यह निश्चित संख्या जिसको हमने डी नाम दिया है, यह निश्चित संख्या सार्वंतर कहलाती है। इंग्लिश में कहेंगे तो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और सार्वंतर को मैं डी से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो यह निश्चित संख्या सार्वंतर कहलाती है। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आया कि किसी समांतर श्रेणी में एक तो प्रथम पद होना चाहिए। ठीक है, प्रथम पद होना चाहिए, प्रथम पद हो गया। फिर उसके बाद एक निश्चित संख्या जो हम उसमें जोड़ रहे हैं उसका नाम हमने रख दिया डी, तो उसको हमने क्या कहा? सार्वंतर। तो इसके हिसाब से अपन देखें तो क्या क्या है इसमें। प्रथम पद ए से डिनोट करूंगा, वो है 2। सार्वंतर डी से डिनोट करूंगा, वो भी है 2 प्लस के 2। ठीक है, सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये हो गया इसके लिए। अच्छा, इसके लिए क्या होगा? इसके लिए प्रथम पद तो होगा ए बराबर तो हो गया 101 और डी बराबर हो गया हमारा प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई कि भाई प्रथम पद ए है और दूसरा पद सार्वंतर डी है। तो जिस तरीके से अपन ने द्विघात समीकरणों के मानक रूप बनाए, रैखिक समीकरणों के मानक रूप बनाए, वैसे ही हमें समांतर श्रेणी का एक मानक रूप बनाना पड़ेगा। तो मानक रूप क्या हुआ? जनरल फॉर्म या व्यापक रूप, जिसको हम बोले व्यापक रूप भी बोलेंगे। व्यापक लिख देता हूँ, किताब में जो वर्ड काम में लिया गया है वही लिख देते हैं। व्यापक रूप जो है वो है ए, पहला पद प्रथम पद। दूसरा पद क्या होगा? उसमें डी जोड़ा है। फिर तीसरा पद क्या होगा? उसमें फिर से डी जोड़ा है, इसमें डी जोड़ेंगे तो 2 बार डी। चौथा पद क्या होगा? ए प्लस 3D। तो इस तरह की श्रेणी क्या कहलाती है? हमारी समांतर श्रेणी, और इसको हम कहते हैं एपी का व्यापक रूप। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि ये डी क्या है। डी है हमारा प्रथम द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाने पर जो हमें मिले।
मतलब आगे वाले पद में से घटाने पर जो हमें मिले वो हमारा है सारवंतर डी। कैसे है देख लेते हैं। यहाँ पर डी क्या है, डी बराबर जो बाद वाली वैल्यू है उसमें से पहले वाले को घटाने पर प्राप्त होता है। जैसे 105 बाद में है और 101 पहले, तो 105 में से 101 घटाया तो प्लस का 4, ये हमारा डी है। तीसरे और दूसरे पद के हिसाब से देखें तो तीसरे पद में से अब मैं इसको A3 भी लिख सकता हूँ ना, A3 में से A2 घटाया तो डी हमेशा क्या होता है, डी बराबर होता है हमेशा A2 में से A1 घटा दो तो भी डी आता है, A3 में से A2 घटाओ तो डी आता है, A4 में से A3 घटाओ तो भी डी आता है। ठीक है, तो डी की वैल्यू तो सब में सेम रहेगी। अब इसको हम एक उदाहरण से कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको हम अगर समेकित रूप से देखें तो समांतर श्रेणी की परिभाषा ये हो जाती है कि भाई ऐसी सूची में समान संख्या बार बार जुड़ रही है। ठीक है, और इसमें जो समान संख्या होगी उसको हम क्या कहेंगे, डी। ये हमारा कहलाएगी सारवंतर, पहली बात। दूसरी बात, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। ए प्रथम पद है और डी सारवंतर है। खास बात जो हमारे को याद रखनी है वो ये है कि सारवंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। ये हमारा प्रश्नावली 5.1 तक का मैटर तैयार हो गया है। अब हम प्रश्नावली 5.1 को हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपने प्रश्नावली 5.1 के चारों सवाल मैंने एक साथ लिख लिए हैं ताकि अपना समय कम से कम खर्च हो और छोटे वीडियो में सारा काम हो जाए। तो देखिए पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंधित संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। आपको ये भी बताना है कि एपी है या नहीं है और अगर है तो क्यों है। पहले सवाल को देखते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। हाँ लिख देता हूँ मैं भाई, किराया क्या है, पहली बार तो है 15। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। जैसे 1 किलोमीटर पूरा हुआ उसके बाद 8 रुपये बढ़ गए, 8 रुपये बढ़ गए तो किराया कितना हो गया, 23 रुपये। फिर उसके बाद फिर 8 रुपये बढ़ गए क्योंकि अगला किलोमीटर जैसे है तीसरे किलोमीटर पे किराया हो गया 31 और उसके बाद 39। तो इस तरीके से हमें कम से कम 3 पद तो निकालने ही है। 3 पद के बाद हमें ये पता चल जाता है कि भाई एपी है या नहीं है। तो 3 या 4 पद आप निकाल लीजिए। अच्छा जी, तो पहला आप निकालेंगे A1 तो हो गया हमारे पास 15। ठीक है, फिर डी निकालना मुझे, तो A2 माइनस A1 बराबर आ गया 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8। फिर उसके बाद A3 माइनस A2 इज इक्वल टू अगेन 31 माइनस 23 इज इक्वल टू 8। नाउ A4 माइनस A3 इट इज ऑल्सो 39 माइनस 31 इज इक्वल टू 8। तो जो सारवंतर है वह समान है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी श्रेणी में सारवंतर समान चलता रहे तो वह श्रेणी जो होती है वो एपी होती है। तो ये क्या है, कि एपी है। ठीक है, उसका अगला, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। इस सवाल को हम समझने के लिए माना कि बेलन में जो हवा है वो पहली बार है 100। ठीक है, पहली बार में हवा कितनी है 100, तो प्रथम पद हो गया हमारा 100। फिर क्या होगा, जैसे मैंने हवा निकाली वायु निकालने वाले पंप से तो हवा उसका 1/4 भाग निकाल देगी। तो 100 का 1/4 कितना हो गया, 1/4 मतलब आधे का भी आधा, तो 100 का 1/4 हो गया जी 75। ठीक है, फिर उसके बाद फिर जैसे मैंने हवा निकाली तो उसके बाद कितना रह गया, 75 का भी 1/4। ये हमारे पास आ गया लमसम 18.5। ठीक है, 18.5। तो ये 18.54 कम हो गया इसमें, तो बच गया कितना, 75 में से 18.54 कम हो गया। तो ये हमारे पास आ गया है 56.5। 3 पद निकाल लिए मैंने, सारवंतर निकालता हूँ। पहला पद हो गया मेरा ए बराबर आ गया 100, A2 माइनस A1 75 में से 100 गए तो ये आ रहा है हमारे पास 25। फिर A3 माइनस A2 बराबर 56.5 माइनस 25 इज इक्वल टू 0.5 एंड 1
31.5। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डी का मान है, सार्व अंतर यहाँ पे 25 आ रहा है और यहाँ पे इन दोनों का अंतर आ रहा है 31.5, जो कि समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है, यह एक एपी नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। मतलब पहले तो जैसे खोदना शुरू किया 150 रुपये ले लिए, 1 मीटर खोदा, उसके बाद दोबारा खोदा तो 50 रुपये बढ़ा दिए, तो दोबारा खोदा तो हो गए 200 रुपये, फिर 50 रुपये बढ़ा दिए, फिर आगे 250, फिर 50 रुपये बढ़ा दिए तो आगे 300। प्रथम पद हो गया ए बराबर हो गया 150, A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, A1 बराबर हो गया 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50। उसके बाद A3 माइनस A2, ये भी आ गया हमारे पास 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। तो अंतर जो है वो समान आ रहा है, अतः ये जो है वो एक एपी है। और अगला सवाल है, खाते में प्रत्येक का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% की चक्रवृद्धि ब्याज से। तो आपको क्या करना है, हर बार मिश्र धन निकालना है, और निकालेंगे तो जो भी है, तो आपको ये देख लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो एपी में कभी नहीं होता है। तो ये प्रश्नावली जो है केवल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है कि कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। इस प्रश्नावली में से सवाल आने की, एग्जाम में सवाल आने की संभावना कम है, केवल आपको समझ लेना है कि क्या हो रहा है। तो इसलिए हम ये देख लेते हैं कि पहले सवाल के चौथे में जो मिश्र धन वाला है वो एपी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद दिया हुआ है हमको और सार्वंतर दिया हुआ है। तो हमने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ लिया था कि भैया पदों को कैसे लिखते हैं हम, ए प्रथम पद ए, दूसरा ए प्लस, हल लिख देता हूँ मैं, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, और चौथा 4 पद लिखने हैं ना, ए प्लस 3d। निकाल लेते हैं। पहला पद तो हो गया 10, दूसरा पद क्या हो गया 10 प्लस डी का मान कितना है 10, तीसरा पद क्या हो गया a प्लस 2 गुणा 10, और चौथा पद क्या हो गया a प्लस 3 गुणा 10। तो चारों पद हो गए हैं 10, 20, 30, और सॉरी a की वैल्यू हमको यहाँ पुट करनी थी 10, 10, और ये हो गया अपना 30, और ये वाला हो गया अपना 40। तो प्रथम 4 पद हो गए हैं 10, 20, 30, 40। थोड़ा शॉर्ट में समझाया हुआ है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अगला देखते हैं। 4 पद क्या होते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और ए प्लस 3d। ए की वैल्यू -2, ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू -2, और डी की वैल्यू 0, 3 गुणा 0। तो पहला पद हो गया -2, -2 में 0 जोड़े तो फिर -2, -2 में 2 को 2 से गुणा किया, 2 को 0 से गुणा किया 0, 0 में -2 जोड़े तो फिर -2, और 3 को 0 से गुणा किया और फिर -2 जोड़े तो फिर -2। तो 4 पद हो गए -2, -2, -2 और -2। अगला देख लेते हैं। 4 पद कौन कौन से होंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और ए प्लस 3d। ए की वैल्यू 4, ए प्लस डी 4 प्लस माइनस का 3, फिर 4 प्लस 2 गुणा माइनस का 3, और चौथा पद 4 प्लस 3 गुणा माइनस का 3। ठीक है, 4 का 4, 4 में प्लस का निशान माइनस से गुणा हो तो माइनस का 3। दूसरा पद, तीसरा पद हो गया 4, माइनस की संख्या प्लस से गुणा माइनस, 2 तिया 6, चौथा 4, 3 को 3 से गुणा किया 9। तो वैल्यू आ गई 4, 1, -2 और माइनस का 3, सॉरी हाँ 4 -2 और माइनस का 5। ठीक है, तो सब में 3 3 घट रहे हैं। तो ये अपना तीसरा प्रश्न हो गया है। चौथा वही 4 पद लिख लेते हैं। ए पहला पद, ए प्लस डी दूसरा पद, ए प्लस 2d तीसरा पद, और ए प्लस 3d चौथा पद। पहले पद की वैल्यू -1, दूसरे पद की वैल्यू -1 प्लस 1/2, फिर उसके बाद 1 प्लस 2 गुणा 1/2, और उसके बाद -1 प्लस 3 गुणा 1/2। तो पहला पद तो -1 हो ही गया। दूसरे पद में -1 में 1/2 जोड़ा, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, -1 में 1/2 जोड़ा, जिनको नहीं आता वो देख लें। लय से पहले लिया 2, 1 का भाग दिया 2 में 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 2, फिर 2 का भाग दिया 2 में 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा किया 1, तो ये आ गया -1/2। तो दूसरी वैल्यू हो गई -1/2। अगला -1 प्लस 2 गुणा 1/2, ये दोनों गुणा में है, 2 से 2 कट गए,
आ गया हमारे पास -1, यहाँ पे 1 रह गया, +1, -1 में +1 जुड़े तो 0, तो ये हो गया 0। तीसरा पद भी निकाल लिया। चौथा पद -1 प्लस 3 गुणा 1/2, माइनस का 1 प्लस 3 को 1 से गुणा किया 3/2, लघुत्तम लेना पड़ेगा, इसके नीचे कोई नहीं है तो 1, लघुत्तम आ गया 2, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा किया, अंश से गुणा किया तो -2, प्लस 2 का भाग 2 में दिया 1 बार गया, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, और ये आ गया हमारे प्लस के 1/2। तो इसके भी 4 पद हमारे पास आ गए हैं। अगला देख लेते हैं। ए 4 पद होते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। वैल्यू पुट कर देते हैं। माइनस का 1.25, फिर माइनस का 1.25 प्लस माइनस के 0.25। दूसरा पद, तीसरे पद में माइनस का 1.25 प्लस 2 गुणा 0.25, ठीक है। और चौथा हो गया -1.25 प्लस 3 गुणा 0.25। वैल्यू लिख लेते हैं। पहले पद की -1.25 ये रहेगा, दूसरा -1.25 प्लस का निशान माइनस से गुणा हुआ तो -0.25, तीसरा -1.25 प्लस इसको इससे गुणा किया माइनस के निशान से तो -2 को 0.25 से 0.25 से गुणा किया तो 0.50, और चौथा पद -1.25 प्लस 3 को 0.25 से गुणा किया तो माइनस का निशान 0.75। सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया -1.25 पहला पद, -1.25 में 0.25 जो घटाए तो -1.50, उसके बाद -1.25 में -0.5 घटाए तो 1.75, और माइनस के 1.25 में माइनस के 0.75 जोड़े तो माइनस के 2.00। तो ये हमारे पास 4 पद आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3। अगला प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। देखिए प्रथम पद तो क्या होता है, प्रथम पद तो जो पहली संख्या लिखी हुई है वही है, तो प्रथम पद तो हो गया अपना 3, ठीक है। अच्छा, सारवंतर क्या होता है? सारवंतर का मतलब है कि दूसरे पद में से उससे ठीक पहले वाला पद घटा दीजिए, किसी भी पद में से उससे ठीक पहले वाला पद घटा दीजिए। तो 1 में से 3 को घटा देता हूँ मैं, a2 माइनस a1, 1 माइनस 3 बराबर आ गए, 1 में से 3 गए तो माइनस के 2, तो d बराबर आ गया माइनस का 2। ये हमारा a तो आ गया 3 और d आ गया। बार बार घटाने की ज़रूरत नहीं है, उसने पहले ही कह दिया कि ये AP है, तो चाहे a2 में से a1 घटाइए, चाहे a3 में से a2 घटाइए, और चाहे a4 में से a3 घटाइए, उत्तर तो 2 ही आना है। तो आप इतना सा करेंगे तो भी उत्तर सही है, ठीक है। इसमें प्रथम पद कितना है? प्रथम पद हो गया a1 बराबर माइनस के 5। सारवंतर कितना आएगा? सारवंतर को मैं डिनोट करता हूँ d से, ये आ गया a2 माइनस a1। घटा दीजिए, a2 की वैल्यू माइनस का 1, घटाना है माइनस के 5, -1 माइनस माइनस से गुणा हुआ तो प्लस के 5, तो उत्तर आ गई उत्तर आ गया माइनस के 5 में प्लस के 5, माइनस के 1 में प्लस के 5 जुड़े तो प्लस के 4, तो उत्तर हो गया प्लस का 4। और कैसे चेक कर सकते हैं? 7 में से 3 गए तो 4, तो अपना उत्तर सही है। अगला देख लेते हैं। प्रथम पद a1 बराबर 1/3 और सारवंतर d बराबर, अब मैं सीधा d लिख रहा हूँ, सारवंतर d बराबर a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू 5/3 माइनस a1 की वैल्यू 1/3, घटा लेते हैं, लघुत्तम आ गया 3। जब भी कोई बटे वाली संख्या हो तो उनको लघुत्तम लेके घटाते हैं। लघुत्तम आया 3, 3 का भाग 3 में दिया 1 बार, 1 को 5 से गुणा किया 5, माइनस 3 का भाग दिया 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, 5 में से 1 गए तो 4/3। तो d बराबर आ गया मेरे पास सारवंतर 4/3, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है जी? प्रथम पद a1 बराबर 0.6, सारवंतर d बराबर a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 1.7, a2 की वैल्यू 1.7, a1 की वैल्यू 0.6,
घटा दिया, 1.7 में से 0.6 गए, पॉइंट की चीज़ में पॉइंट है, 7 में से 6 गया तो 1, पॉइंट की चीज़ में पॉइंट है, पॉइंट का पॉइंट, 1 में से 0 गया तो 1.1, तो डी बराबर आ गया 1.1। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे तो भी चलेगा। चेक कर लीजिए, 2.8 में से 1.7 गए तो 1.1, तो हमारा उत्तर सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। देखिए प्रश्न संख्या 4 के निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। पहले तो ये बताना है कि एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो सारवंतर बताना है, और सारवंतर मिल जाए तो आगे के 3 पद भी लिखने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पूरा सवाल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें A2 माइनस A1 भी निकालना पड़ेगा, A3 माइनस A2 भी निकालना पड़ेगा, और A4 माइनस A3 भी निकालना पड़ेगा। जब ये तीनों निकलेंगे उसके बाद ये देखेंगे कि ये तीनों बराबर है क्या। देख लेते हैं, A2 माइनस A1 4 में से 2 गए तो 2 आए, 8 में से 4 घटाने, A3 माइनस A2 4 आए, और A4 माइनस A3 16 में से 8 गए तो 8 आए। तो यहाँ पे तीनों बराबर नहीं है। A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः यह सारवंतर नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं, A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2, तो हमारे पास सीधा सीधा इसका उत्तर आ गया 1/2। ठीक है, A3 माइनस A2 3 माइनस 5/2, भिन्नों के जोड़ को आप घटाओगे तो ये भी आ जाएगा 1/2। देखिए सीधा सीधा कैसे किया मैंने, 5/2 का मतलब होता है 2.5, 2 से 1/2, तो 2 से 1/2 में से 2 निकल गया तो 1/2 बच गया। 3 में से 2.5 निकल गया, 2 से 1/2 निकल गया तो फिर 1/2 बच गया। और A4 माइनस A3 ये कितना है 7/2, मतलब 3.5, 3.5 में से 3 गए तो ये भी आ गया 1/2। तीनों बराबर आ रहे हैं तो डी तो आ गया हमारा 1/2, डी तो आ गया हमारा 1/2, ये तो सारवंतर में है। अगला देख लेते हैं इसमें, तो हमारे डी की वैल्यू आ गई 1/2, मतलब ये तीनों बराबर हैं। इसका मतलब ये एपी में तो है, एपी में है, यदि कोई है तो एपी तो है। दूसरी बात सारवंतर की याद कीजिए, सारवंतर आगे डी बराबर 1/2। आगे के 3 पद और बताने हैं, तो भैया ये तो हो गया A1 A2 A3 A4। अब मेरे को निकालना है A5, तो सीधा सा तरीका है 7/2, मतलब 3.5 में आधा और जोड़ दिया तो 4। उसके बाद या ऐसे लिख देंगे आगे के 3 पद, पहला तो हो गया 4, फिर 4.5 मतलब 4 से 1/2, ये हो गया 9/2, फिर 4 इसमें एक और जोड़ दिया तो आधा और जोड़ दिया तो 5, तो ये हो गया 4 9/2 और 5। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं, वही A2 माइनस A1 माइनस 3.2 माइनस 1.2, सॉल्व किया, माइनस 3.2 प्लस 1.2, यह आ गया हमारे पास प्लस माइनस के 2.0। A2 माइनस A1 आ गया 2.0। अब A3 माइनस A2 भी निकाल लेते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास माइनस 5.2 माइनस 3.2, सॉल्व कर लिया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस, माइनस 5.2 में प्लस 3.2 जोड़े तो ये भी आ गया माइनस के 2.0। तो ये हमारे पास दोनों में 2.0 आ रहा है, तो हमारा डी तो आ गया 2.0, कि यह एक एपी है जिसका सारवंतर डी बराबर 2.0, और आगे के 3 पद भाई माइनस का 7.2 तो है ही, तो माइनस के 9.2, माइनस के 11.2 और माइनस के 13.2। यहाँ पे देख लेते हैं A2 माइनस A1 माइनस के 6 माइनस के 10, माइनस के 6 प्लस के 10, उत्तर आ गया 4। ठीक है, A3 माइनस A2 माइनस के 2 माइनस के 6, ये भी आ गया प्लस के 4। A4 माइनस A3 2 माइनस के 2, यह भी आ गया प्लस के 4, अतः यह एपी है, अतः यह एपी है। और जहाँ डी बराबर प्लस के 4। ठीक है, और आगे के 4 पद आगे के 3 पद जोड़ना शुरू कर दीजिए। 2 में 4 जोड़े तो 6, 6 में 4 जोड़े तो 10, 10 में 4 जोड़े तो 14। अगला देखते हैं, A2 माइनस A1 3 प्लस अंडर रूट 2 में से घटा दिया, ये 2 है,
A1 को घटाया 3, तो ये आगे प्लस के अंडर रूट 2। अब आगे भी प्लस के अंडर रूट 2 ही आएंगे, तो हमारा उत्तर, हमारा सार्वंतर हो जाएगा ये 3 + 2 अंडर रूट 2 माइनस इसमें से इसको घटाया 3 + अंडर रूट 2, 3 घटा देंगे, 3 से 3 गया 0, 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 गए तो फिर प्लस के अंडर रूट 2 बच गए। आगे वाला पद निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी आ रहा है अपना प्लस के अंडर रूट 2, अतः यह AP है, जिसमें D बराबर प्लस के अंडर रूट 2, आगे के 4 पद, सॉरी आगे के 3 पद, क्या क्या आ गए, 3 + 3 अंडर रूट 2 तो हो गया, तो अब 3 + 4 अंडर रूट 2, 3 + 5 अंडर रूट 2, 3 + 6 अंडर रूट 2। अगला देख लेते हैं, A2 - A1 0.22 में से 0.2 घटा दिया तो 0.02, A3 - A2 0.222 में से घटाया 0.22, इसमें से इसको घटाया, ये आ गए 0.002। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला बराबर नहीं है। A2 - A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 - A2। इसका मतलब यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह AP नहीं है। आगे के 6 प्रश्न और देख लेते हैं। आगे के प्रश्न में है 0 - 4 - 8, वही काम करना है। A2 - A1 बराबर -4 प्लस का माइनस का 0, ये आगे -4। A3 - A2 बराबर -8 माइनस का 4, सॉल्व करेंगे तो फिर -4। A4 - A3, ये भी आ गया -12 माइनस के 8 बराबर -4। सब में -4 आ रहा है, अतः यह एक AP है। इसमें सार्वंतर कितना है, इनके 3 और पद, ये तो सीधा सा आपको दिख रहा होगा, 4 8 12, तो अब 16 आना चाहिए, -16 -20 और -24। AP में निशान का बहुत महत्व है, ध्यान रखने वाली बात यह है। यहाँ निकालते हैं A2 - A1 -1/2 माइनस के 1/2, दोनों समान संख्याएं, घटाएंगे तो 0। A3 - A2, ये भी -के 1/2 माइनस के 1/2 बराबर 0। तो इसमें तो सारे 0 आ रहे हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0। तो सार्वंतर आ गया D बराबर 0। हमने पहले भी पढ़ा था सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, तो अतः यह AP है। और इसके आगे के 3 पद, आगे के 3 पद भी हो जाएंगे -का 1/2, -का 1/2 और -का 1/2। इसको देखते हैं। A2 - A1, 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। A3 - A2, 9 में से 3, यहाँ A3 ये है और A2 ये है, 9 में से 3 गए तो 6, ये तो दोनों ही अलग लगा रहे हैं। A2 - A3 इज़ नॉट इक्वल टू A3 - A2, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अगला सवाल वही, A2 - A1 बराबर 2A में से A गया तो 2A में से A गया तो A, A3 - A2, 3A में से 2A घटाया, 3A में से 2A घटाया तो फिर A4 - A3, यहाँ पर भी 4A में से 3A घटाया तो A। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तीनों बराबर हैं, अतः यह AP है, जिसमें D बराबर हो गया हमारा A, अतः आगे के 3 पद, भाई 4A तक तो आ ही गया, तो फिर 5A, 6A और 7A। यहाँ पर करते हैं A2 - A1 बराबर A² - A, ये आ गया A -1। A3 - A2, A³ - A², यहाँ पे क्या है A² कॉमन, A - 1, क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर
नहीं है। A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः यह AP नहीं है, नहीं है। अगला देख लेते हैं, ये थोड़ा सा समझने वाला है भाई। A2 माइनस A1 बराबर अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2, इसका अंडर रूट 8 का रूप बदलना पड़ेगा। अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट 8 का, मैं अंडर रूट 8 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 2, 4 का वर्गमूल बाहर निकाल लिया 2, तो ये अंडर रूट 8 को मैं 2 अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ। 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 गए तो अंडर रूट 2 बच गए। A3 माइनस A2 अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8, सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 18 को लिख सकता हूँ मैं 9 गुणा 2 करके 3 अंडर रूट 2 माइनस इसको लिखा था मैंने 2 अंडर रूट 2, तो ये कितने आ गए, ये भी अंडर रूट 2 बच गए। अच्छा फिर आगे A4 माइनस A3 अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट 18, अंडर रूट 32 को क्या लिख सकता हूँ 16 में 16 16 दूनी 32 होते हैं ना भाई, 32 का क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 16 गुणा 2, 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 तो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 अंदर रह जाएगा। तो अंडर रूट 32 को लिख सकता हूँ 4 अंडर रूट 2, अंडर रूट 18 को लिख सकता हूँ 3 अंडर रूट 2, बच गए कितने अंडर रूट 2। तीनों में अंडर रूट 2 ही आ रहा है, अतः यह एक AP है सारवंतर अंडर रूट 2। और अब इसका वो बनाना पड़, अब इसकी हमें संख्याएं भी तो बनानी पड़ेगी आगे की 3 पद। तो देखो पहला पद है अंडर रूट 2, दूसरा पद है 3 अंडर रूट 2, तीसरा पद है 3 अंडर रूट 2, ये है 4 अंडर रूट 2। तो अब क्या आएगा आगे के 3 पद याद आएगा 5 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 और 7 अंडर रूट 2। अगर इसका रूप बदलने के लिए कहे तो 5 का वर्ग होता है 25, 25 अंदर जाएंगे तो 25 दूनी 50, ये आ गया अंडर रूट 50। 6 का 36, 36 और 2, 36 को 2 से गुणा किया तो 72, और ये 7 7 49, 49 को 2 से गुणा किया तो 98। तो ये आ गया अंडर रूट 50, अंडर रूट 32 और अंडर रूट 98। ठीक है, आगे वाला देखते हैं। यहाँ पे थोड़े सवाल थोड़े कठिन आने लग गए हैं, देखते हैं क्या है। A2 माइनस A1 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 6 को क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 दोनों में है तो अंडर रूट 3 को ले लिया कॉमन, अंडर रूट 3 ये बच गया अंडर रूट 2 माइनस 1। A3 माइनस A2 बराबर अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6, अंडर रूट 9 को क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 गुणा 3, और अंडर रूट 6 को क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 गुणा 3, दोनों में अंडर रूट 3 है कॉमन, तो अंडर रूट 3 को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया अंडर रूट 3 माइनस 1। क्या ये वाला और ये वाला बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये AP नहीं है। A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः यह AP नहीं है। अगला देखते हैं, पहले इनका थोड़ा सरलीकरण कर लेते हैं। तो A2 माइनस A1 बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया 8। A3 माइनस A2 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, यह है 16। तो 8 और 16 तो बराबर होते नहीं है। A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः यह AP नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A2 माइनस A1 बराबर 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, कितने होते हैं 5 का स्क्वायर हो गया अपना 25 माइनस 1 बराबर 24। A3 माइनस A2 बराबर 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, A3 में से A2 घटाया, 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। देन A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 73। A4 की वैल्यू क्या है 73 माइनस 7 स्क्वायर 73 माइनस 49 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आ रहा है 24, तीनों बराबर आ गए, अतः यह AP है, जहाँ D बराबर 24। अच्छा, अब करना क्या है, आगे के 3 पद। तो देखिए यहाँ पे
पहला पद तो आ गया A1 A, दूसरा आ गया A+2D, फिर सॉरी A+D, फिर आ गया A+3D और A+4D। यहाँ तक के पद तो उन्होंने लिख दिए। हालांकि ये अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए अपन को ये स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पहला पद A, दूसरा A+D, तीसरा A+3D सॉरी A+2D और तीसरा A+3D। आगे वाला क्या आएगा A+4D। तो यहाँ A की वैल्यू कितनी है 1, 4 इंटू D की वैल्यू कितनी आई 24। सॉल्व कर दीजिए, 1 प्लस 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 96 इज इक्वल टू 97 हो गया। 1 प्लस 96, फिर A+5D, 1 प्लस, अच्छा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा A+5D, ये पांचवा पद हो गया। अब छठा पद 4, 6 की जगह 6, D की वैल्यू 24 मल्टीप्लाई किया, 6 चौका 24, 6 से 12, 12 और 2 14, तो आ गया 147, ठीक है, और सॉरी 145। और तीसरा पद A+7D बराबर अरे यार थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सुधार कर लेते अपन, यहाँ 5 आएगा ना, 120 और ये हो गया 121। देखिए पैटर्न देख लीजिए, पहले में D नहीं है पहले पद में, दूसरे पद में D 1 बार है, तीसरे पद में D 2 बार है, चौथे पद में D 3 बार है, पांचवें पद में D 4 बार है, ठीक है। 4 तो यहाँ पे जो आएगा 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। 1 प्लस 6 इंटू 24, 1 प्लस 144 इक्वल टू 145। तो ये जो प्रश्नावली है इसमें से इस प्रश्नावली के दूसरा और तीसरा और चौथे के कुछ प्रश्न अपने महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, और ये हमारा बेस है नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए। तो इसके प्रश्नों को हम स्किप नहीं कर सकते, ये हमारे समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सवाल पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख के बता सकते हैं, डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं।